नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। देखिए, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान देना। तो जब भी आप एक एंटिटी को, एक देश की पहचान दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, और जब आप उसकी सरकार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो साहब, एक मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, जो कुछ क्वालिफिकेशंस बताता है कि कब एक एंटिटी को हम एक देश घोषित कर सकते हैं। पहली क्वालिफिकेशन है कि एक परमानेंट टेरिटरी होनी चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, कोई एक बाउंड्री होनी चाहिए एक एरिया की जो कि ना तो बढ़ती है ना घटती है, डेफिनेट है। दूसरा, उसमें कुछ परमानेंटली रहने वाले लोग होने चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरा, उनकी एक सरकार होनी चाहिए जो कि गवर्न कर रही है उस एरिया को। और चौथा, वो सरकार जो है वो एक सॉवरन गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दूसरा देश उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। उस सरकार के पास पूरी ये इंडिपेंडेंट फ्रीडम है कि वो किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकती है और अपने सारे कंट्री के लिए जो भी वो डिसीजंस लेना चाहती है वो ले सकती है। ठीक है जी। इसका असर क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या है साहब? सबसे पहला असर तो ये होगा कि जिस भी स्टेट को आपने रिकॉग्नाइज किया है वो अब जो भी ऐसे कोर्ट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं उसमें जाके अपील कर सकता है अगर उसको कोई भी परेशानी हो रही है। मान लीजिए कोई देश जो है वो आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके अपील कर सकता है, अपना केस दायर कर सकता है, और जिस भी कंट्री की वजह से वो आतंकवाद जो है वो पनप रहा है, प्रमोट हो रहा है, उसके खिलाफ वो जो कोर्ट है वो डिसीजन दे सकता है। दूसरा, उसको एक सॉवरेन इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी कि अपने डिसीजंस लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। तीसरा, किसी भी जो रिकॉग्नाइज स्टेट है उसके अलावा जितने भी दुनिया में रिकॉग्नाइज स्टेट्स हैं उनके साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है जी। कोई भी ट्रीटी अगर उसको करनी है तो वो कर सकता है। चौथा है कि जो भी उसने अब तक कोई भी लीगल एक्ट बनाया होगा, कोई भी कानून बनाया होगा जिनको कि क्योंकि वो देश नहीं था तो उनको भी कोई स्वीकृति नहीं मिली थी, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन जिस दिन से वो देश बना है तो अब तक उसकी पूरी हिस्ट्री में जब भी उसने कोई डिसीजन लिए होंगे तो उसको भी एक लीगल इफेक्ट मिल जाएगा, उनको प्रॉपर देश के कानून के रूप में देखा जाएगा, ना कि एक तानाशाह के बनाए गए नियमों के रूप में। ठीक है जी। पांचवा है टू बी एंटाइटल्ड टू द सक्सेशन एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिकॉग्नाइजिंग स्टेट हैं, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज स्टेट हैं, उनके पास अगर उस देश की जो कि नया नया बना है उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि दूसरे देशों ने कब्जा ली है तो वो अपना क्लेम जो है वो स्टेब्लिश कर सकता है, अपना हक वापस ले सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग सकता है, क्योंकि अब वो भी एक देश है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी है जिसको दूसरे देशों ने कब्जा रखा है। ठीक है जी। पहले वो देश ही नहीं था तो उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, है ना। अब ये जो रिकॉग्निशन है ये दो तरीके का होता है साहब। पहला होता है डी फैक्टो रिकॉग्निशन और दूसरा है डी ज्योर। डी फैक्टो जो है वो एक टेम्पररी रिकॉग्निशन है। जब भी कोई जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से नहीं आया, कोई रिवोल्ट या रिवोल्यूशन से एग्जिस्टेंस में आया है, तो उस केस में हम जो है उसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन देते हैं और इस रिकॉग्निशन को हटाया भी जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट टाइम के लिए प्रोविजनली दिया जाता है, ना कि कोई परमानेंट रिकॉग्निशन ये नहीं है। लेकिन क्योंकि उस समय पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अपनी सरकार बना ली है और उसी के आधार पर उस देश को जो है गवर्न किया जा रहा है, तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन देना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज रिलेशन कैसे बनाओगे आप? मान लो तालिबान ने आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान को अपने अंडर ले लिया, तो आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान में अगर आपको कोई भी काम करवाना है, कोई भी ट्रेड करनी है, कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन बनाना है, तो आपको तालिबान से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इसलिए उसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन आप दे देते हो। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर क्या वो जो जिसको डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिला है क्या वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकता है किसी भी देश के साथ? वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकता, ये स्वतंत्रता उसको नहीं मिलती है क्योंकि वो देश ही नहीं है। ठीक है जी। और अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा क्लेम है ना, जो कि दूसरे देशों ने कब्जा रखा है, तो उसको भी वो स्टेब्लिश नहीं कर सकता है, अपने क्लेम को, अपने हक को वो वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि वो एक डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट है, डी ज्योर नहीं है। ठीक है जी। उसको परमानेंट रिकॉग्निशन नहीं मिला है। अगला होता है डी ज्योर रिकॉग्निशन, जो कि एक परमानेंट रिकॉग्निशन है। आपने एक बार किसी को देश घोषित कर दिया तो वो देश रहेगा, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो अगर उसको डी ज्योर रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है जी। तो ये फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन होता है जिसको कि आप वापस नहीं ले सकते हो। मान लो आपने इंडिया को देश घोषित कर दिया तो इंडिया अब देश है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जी। क्योंकि उसको डी ज्योर रिकॉग्निशन मिला है।
और ये उन्हीं स्टेट्स को मिलता है जो कि पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करते हुए देश बनते हैं, ना कि किसी भी इलीगल मीन्स के द्वारा, किसी भी मिलिट्री रूल के द्वारा वो अगर वो देश बने हैं तो उनको डी जियो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है जी। और ये जो देश होते हैं इनके पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो दूसरे देशों के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। और अगर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर दूसरे देश ने कब्जा रखी है तो अपने क्लेम को स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए अपील कर सकते हैं और उसको वापस भी ले सकते हैं। इनके पास पूरा अधिकार होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में। मेजरली हम अब तक स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, अब गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है जी। देखिए, रिजीम जब कोई भी चेंज होता है, जो भी सरकार है वो चेंज होती है, वो दो तरीके से होती है। पहला कि नेशनल कोर्ट से चेंज होगी, जैसे कि हमारे कंट्री में मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक के लिए सरकार चुनी जाती है, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में नहीं आता है ना। तो 5 साल के लिए सरकार अगर बन गई है तो जब वो 5 साल कंप्लीट होंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी। ठीक है जी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है कि सर अगर देश में कोई रिवोल्ट हो जाए, कोई रिवोल्यूशन हो जाए, जिसकी वजह से जो सरकार बनी हुई है उसको उखाड़ फेंका जाए और एक नई सरकार बन जाती है, तो ये एक दूसरा तरीका है रिजीम चेंज का। इसमें कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है इंसर्जेंट फोर्सेस। इंसर्जेंट फोर्सेस का मतलब ये है कि एक छोटा सा पार्ट, कोई छोटी सी टेरिटरी जो है एक स्टेट के अंदर, इंसर्जेंट फोर्सेस, कुछ फोर्सेस ने कब्जा रखी है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, तो नक्सली जो होते हैं वो कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ कुछ छोटे छोटे एरियाज, कुछ गांव, कुछ कस्बे उन्होंने अपने अंडर ले रखे हैं जहां पर सरकार भी इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये इन्हें कहते हैं हम इंसर्जेंट फोर्सेस। जब ये जो एरिया है ये इनके कंट्रोल में ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम इनको कहते हैं बेलीजरेंट फोर्सेस। इंसर्जेंट फोर्सेस का ही बड़ा रूप है बेलीजरेंट फोर्सेस। यहाँ पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन फोर्सेस के अंडर आ जाता है, जैसे अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा तालिबान के अंदर आ गया है ना। तो इसको कहते हैं बेलीजरेंट फोर्स और यहाँ पर इनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिल जाता है। और जो लास्ट स्टेज है वो है न्यू रिजिम, यानी कि इन्होंने पूरे के पूरे देश को ही अपने अंडर ले लिया है। तो ये यहाँ पर जब ये इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो इनको मिल जाएगा डी ज्योर रिकॉग्निशन। ठीक है जी। ये तीनों स्टेजेस थे जिसके आधार पर रिकॉग्निशन दिया जाता है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन के बारे में। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि ये बताती हैं कि कैसे एक स्टेट जो है वो पैदा होता है, कैसे एग्जिस्टेंस में आता है और कैसे डेवलप होता है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। मेजर 3 थ्योरीज हैं, उनको हम समझेंगे। पहली है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है दैट अगर कोई भी एक एंटिटी है जो कि स्टेट बनती है तो when other state recognize it not when it possess essential attributes of statehood। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक स्टेट के रूप में तो वो स्टेट है, लेकिन सिर्फ आप ये कह रहे हो कि उसके पास जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी कि अपनी पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट मानी जाए। उसको जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलता तब तक वो स्टेट नहीं मानी जाएगी, चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन है स्टेट बनने की या नहीं है। तो मेजर फोकस है इनका जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का वो है रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स के ऊपर। ठीक है जी। दूसरी है डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरी। ये बिल्कुल उलट है पिछली वाली थ्योरी से। ये कहती है साहब कि रिकॉग्निशन जो है वो सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। अगर स्टेट के पास, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो कि स्टेट बनने के लिए चाहिए होती हैं, उसकी अपनी एक टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट सॉवरेन है, तो वो स्टेट है, चाहे कोई उसको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, वो ऑलरेडी एक स्टेट है इंडिपेंडेंट ऑफ द रिकॉग्निशन। ठीक है जी। रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टेट ही नहीं है। ठीक है जी। तीसरी है मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ये इन दोनों ही थ्योरीज का एक मिक्सचर है। ये कहती है कि किसी भी एंटिटी को नेचुरल स्टेटहुड तो मिल जाता है जब उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस आ गई हैं जो कि स्टेट बनने के लिए चाहिए, लेकिन ज्यूरिडिकल स्टेटहुड उसको तभी मिलेगा जब जो दूसरे रिकॉग्नाइज स्टेट हैं वो उसको एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ थ्योरीज थी। आगे बात करते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ रिकॉग्निशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन बताती है कि कैसे हमें एक सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज। मेजरली यही बात करती है। पहली है तोबर डॉक्ट्रिन। तोबर डॉक्ट्रिन ये कहती है साहब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर वो लेजिटिमेट और डेमोक्रेटिक मीन्स से आया है, बना है, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से बना है, तो उसको रिकॉग्निशन देना चाहिए। जो भी सरकार है, अगर वो मान लो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर इलेक्शन से सरकार बनी है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर मिलिट्री रूल से सरकार बनी है तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन नहीं है, कोई सही तरीका नहीं है। दूसरा है एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन में कहा गया है साहब
कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है वो आपको देना पड़ेगा हर उस सरकार को जो कि एक कंसिडरेबल टेरिटरी जो है गवर्न कर रही है ना। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स डी फैक्टो एग्जिस्टेंस रादर देन लेजिटिमेसी, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस तरीके से बनी है, कौन से मीन्स को इस्तेमाल करके बनी है। अगर सरकार है तो रिकॉग्निशन देना चाहिए, चाहे वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन ही क्यों ना हो, है ना। डी फैक्टो मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तीसरा है बेटनकोट डॉक्ट्रिन। बेटनकोट डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि कोई भी रिकॉग्निशन तब तक हम किसी भी रिजीम को नहीं देंगे जब तक कि वो सही तरीके से नहीं आता। ये सेम टूबर डॉक्ट्रिन को ये कॉपी कर रही है। यहाँ पर ये कहती है कि अगर मिलिट्री फोर्स से कोई भी रिजीम आया है एग्जिस्टेंस में, कोई भी गवर्नमेंट बनी है मिलिट्री रूल के द्वारा, है ना, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके, तो ऐसे केस में उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। चौथा है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन ये कहता है साहब कि अगर कोई भी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है किसी भी सरकार को, किसी भी देश को, और उसको उस रिकॉग्निशन की वजह से किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है ना, तो ऐसे केस में उस रिकॉग्निशन को हम एक वैलिड रिकॉग्निशन नहीं मानेंगे, है ना। अगर कोई भी रिकॉग्निशन दिया जा रहा है इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंजेस को जो कि एग्रेशन की वजह से हुए हैं, मान लो हमने किसी और देश का जो है कुछ एरिया कब्जा लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि अब से इंडिया की बाउंड्री ये हो गई, है ना। अगर हमने वो एग्रेशन से कब्जाया है, अगर हमने प्रॉपर तरीके से बात करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना करके कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से उस एरिया को कब्जाया है, मतलब अपने अंडर लिया है, अपना हक अगर हमारा बनता था और हमने उसको अपने अंडर लिया है, तो ऐसे केस में उसको रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए। ये कहती है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन, ठीक है जी। ये एग्रेशन में बिलीव नहीं करते हैं और इंटरनेशनल ट्रीटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसी के साथ हमारी थ्योरीज और डॉक्ट्रिन्स दोनों ही समाप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।